हेलो वीवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है, खुश आमदीद। कल तक हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी ली थी और उसके पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमने कल की डेट में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी ली थी पिछले क्लास के अंदर, इसमें हमने जो सीखा वो ये कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने के बाद जो भी डेटा होता है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, या फिर हम अगर प्रिंट आउट दे रहे हैं तो प्रिंटर के ऊपर उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो का आउटपुट स्पीकर के ऊपर दिखाई देता है। तो उन कैटेगरीज़ के अंदर सबसे पहले तो मॉनिटर, और उसके बाद प्रिंटर, फिर स्पीकर, फिर उसके बाद प्लॉटर के बारे में, और फिर प्रोजेक्टर के बारे में बात हुई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में इसके पहली क्लास में बात हो चुकी है। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं अभी पहली बार, तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है डेटा स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोरेज एंड रिलेटेड डिवाइसेस। डेटा स्टोरेज क्या चीज़ होती है? जो भी काम हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो डेटा कहलाता है। जो भी काम करते हैं उसके सारे जो भी सिग्नल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सॉफ्ट कॉपी, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, जो भी हम काम करते हैं वो सारा डेटा के रूप में होता है। और उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर भी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने बताया था कि डेटा स्टोरेज डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम में दो सेक्शन होता है। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी के तौर पे, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा डेटा जो भी होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, तो वो डेटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता रहता है। जब भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है जब वो चल रहा होता है सिस्टम के अंदर, सिस्टम चल रहा होता है, तो हमारा जो भी डेटा है वो टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी तौर पर सेव होता रहता है। और जब भी हम चाहते हैं वो डेटा परमानेंटली सेव हो जाए, तो उसके लिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हम डेटा को परमानेंटली सेव करने का काम करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है और इस लायक होता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम और हमारे बीच में तालमेल बिठाए, हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरप्रेटर का काम करे, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसका सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप के लिए हमको ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में आपकी डेटा स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी, वो इंस्टॉल्ड हो। उसका एक जो रूप है वो है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहला इंटरनल स्टोरेज जो होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क होता है सबसे पहले, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव कई तरीके की होती है। एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, दूसरे SSD होती है। ये चीज़ें SSD, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव छोटी भी होती है, ये इस तरीके से छोटी भी होती है, और बड़ी भी होती है इस तरीके से। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज डिवाइस में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इंटरनल डेटा स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क सिस्टम के अंदर होती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके बारे में जो भी ये इसमें जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। डेटा स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? द डिवाइस विच इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम विच व्हेन वी रिक्वायर टू स्टोर। जब भी हमको ज़रूरत महसूस होती है कि किसी डेटा को या किसी भी प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करें, तो उसके लिए हमको सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये जो है इसके ये एग्जाम्पल है, आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज और मेमोरी। अब देखिए ये एक्सटर्नल इसमें जो हार्ड डिस्क है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे जो डिस्क हम सिस्टम के अंदर लगाएंगे, CPU कैबिनेट के अंदर लगाएंगे, जो हार्ड डिस्क CPU कैबिनेट के अंदर लगाई जाती है, जैसे कि वो चाहे तो SSD हो चाहे HDD हो, वो हमारी जो है
अंदर लगने वाली जो भी स्टोरेज डिवाइस है वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, बाकी जो भी बाहर वाले हैं वो सारे एक्सटर्नल होते हैं, जो कि यूएसबी के ज़रिए लगाई जाती है। उनका अपना स्लॉट होता है या उनकी अपनी ड्राइव होती है। क्या नाम है उसका, जैसे सीडी लगाना है तो सीडी रोम ड्राइव होगी उसके लिए। चिप के लिए चिप इंसर्ट करने के लिए उसका एक कनेक्टर होता है, एक पोर्ट होता है जिसके अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है। पेन ड्राइव लगाना है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूएसबी पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूएसबी पोर्ट। अच्छा, यूएसबी की जब बात आ गई है तो यूएसबी में दो टाइप की यूएसबी होती है, तो 2.0 या 2.0 यूएसबी, 3.0 या 3.0 यूएसबी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? 2.0 यूएसबी के अंदर 4 पिन होता है और 3.0 यूएसबी के अंदर देखेंगे तो 4+ होता है, 4+5 यानी कि 9 पिन होता है इसके अंदर। सॉरी, इसके अंदर 9 पिन होता है। USB 2.0 के अंदर 4 पिन होता है और USB 3.0 के अंदर 4+5 पिन होता है, यानी टोटल आप काउंट करेंगे तो 9 पिन आएगा। USB 2.0 में स्पीड कम होती है, स्पीड लेस देन 3.0। USB 2.0 में 3.0 के मुकाबले स्पीड कम होती है। USB 3.0 में इसके मुकाबले में स्पीड हाई होती है, 2.0 के मुकाबले 3.0 में हाई होती है। अब आजकल जो भी सिस्टम आते हैं उनके अंदर 2.0 भी USB पोर्ट लगा होता है और 3.0 USB पोर्ट भी लगा होता है, दोनों टाइप के USB पोर्ट हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? किसी सिस्टम में ये होता है कि USB 3.0 पोर्ट का जो अंदर थोड़ा सा एक प्लास्टिक टाइप का लगा होता है अंदर से, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है और उसके अंदर पिन देखेंगे, टॉर्च जला करके थोड़ा सा लाइट करके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर पिन थोड़ा ज़्यादा होते हैं और 2.0 में पिन कम होते हैं, यानी 4 ही पिन इसके अंदर होगा, उसमें 4+5 होगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, USB 2.0 और USB 3.0। अब इसमें दोनों के अंदर सपोर्ट का ऑप्शन आता है। जैसे कुछ हार्ड डिस्क होती हैं जो 2.0 पे काम करती हैं और कुछ होती हैं जो 3.0 पे काम करती हैं। कुछ पेन ड्राइव हैं जो 3.0 पे काम करेंगी और कुछ हैं जो 2.0 पे काम करेंगी। तो USB में लगने वाली डिवाइसेस दोनों टाइप की आती है, 3.0 और 2.0। तो ये बात हो गई। तो ये पूरा इसका मतलब ये हो गया कि डेटा स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो डेटा हमारा डेटा के रूप में हो, चाहे वो प्रोग्राम के रूप में हो। हमको जब भी इन दोनों चीज़ों को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परमानेंटली स्टोर करना होगा तो हम उसके लिए परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। दोनों को एक ही तरीके से जान सकते हैं। इनको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं और डेटा स्टोरेज तो है ही। तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम, 2 बेसिक पार्ट्स। अच्छा, ये कंप्यूटर सिस्टम में 2 बेसिक पार्ट्स क्या है? देखिए, एक हो गया आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसे एक इंसान है ना, ये हो गया इंसान। देखिए, अब ये एक इंसान हो गया। अब इंसान में एक तो इसका बॉडी हो गया, शरीर, और एक इसकी जान हो गई, है ना, आत्मा और शरीर। खाली आत्मा रहे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, अगर आत्मा है तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसको छू नहीं पाएंगे और महसूस तो
नहीं कर सकते हम, क्योंकि आत्मा हमारे कंट्रोल में नहीं, महसूस भी नहीं कर सकते। तो हम इसमें कोई हमारा बस इसमें नहीं चलेगा ये चीज़। और जो शरीर है हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और कैरी कर सकते हैं शरीर को। गाड़ी में बिठाया, किसी के शरीर को गाड़ी में बिठाया, कैरी कर लिया, है ना, शरीर को इधर से उधर ले जा सकते हैं। ओनली लगा दिया था ना, ये ओनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, गलत हो गया ये। तो शरीर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और इधर से उधर ले जा सकते हैं। आत्मा को हमारे आत्मा के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जब आत्मा और शरीर मिलता है तो एक इंसान बनता है ना, एक जिंदा इंसान बनता है, जो कुछ एक्टिविटी कर सकता है, जो कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, जो रह सकता है, जी सकता है, चल फिर सकता है, जो भी है। यानी काम की चीज़ तभी ये बनेगा जब इसके अंदर शरीर और आत्मा दोनों होंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम काम की चीज़ तभी बनेगा जब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। जैसे कि हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर काम करने के लायक नहीं हो पाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। हम जब उसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं तभी जा करके कंप्यूटर सिस्टम हमसे बात करने के लायक, हमारी बात को समझने के लायक, हमको जवाब देने के लायक, हमारे काम को करने के लायक होता है। तो हार्डवेयर जो हैं वो सारे ऑल फिजिकल पार्ट्स ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ऑल सिग्नल्स, डेटा एंड प्रोग्राम्स। सभी सिग्नल्स जो भी कंप्यूटर सिस्टम में ट्रेवल करते हैं और सभी डेटा जो भी ट्रेवल करते हैं वो सिग्नल ही होते हैं, और सभी प्रोग्राम्स जो भी कमांड्स, प्रोग्राम एंड कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस है ना, सभी कमांड, सभी इंस्ट्रक्शन, सभी प्रोग्राम, सभी डेटा, सभी सिग्नल। और ये चीज़ें आप देखो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई फ़ोटो दिख रहा है या कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो हम उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, हम उसको छू नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सारे फिजिकल पार्ट हम इसको टच कर सकते हैं, है ना, सारे फिजिकल पार्ट। कंप्यूटर के हार्डवेयर जो भी जितने भी हार्डवेयर हैं, सारे फिजिकल मशीनरी, सारी डिवाइसेस जो भी फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इधर से उधर उठा के ले जा सकते हैं, वो सारे पार्ट पुर्जे क्या हैं? वो सारे हार्डवेयर हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर। सीधी सी बात है, सारे पार्ट पुर्जे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर सभी प्रोग्राम्स जिनको हम उठा इधर से उधर, उसको छू नहीं सकते। देखिए, इधर से उधर ले जाना होगा तो हार्डवेयर में ही रख के ले जाए। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, तो उसके अंदर ही हम सॉफ्टवेयर को रखेंगे तभी हम कहीं ले जा पाएंगे। यानी सॉफ्टवेयर को ओनली सॉफ्टवेयर को ही, डेटा को ही हम छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो है, कैमरे से फ़ोटो क्लिक किया आपने और कैमरे के अंदर भी दिख रहा है तो भी वो सॉफ्टवेयर के रूप में दिख रहा है, हम उसको उठा नहीं सकते जब तक हम उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल लेंगे। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तब उसको कहेंगे हार्ड कॉपी ऑफ फ़ोटो, हार्ड कॉपी ऑफ इमेज, यानी कि उस इमेज की, उस फ़ोटो की हार्ड कॉपी है। और जब तक वो कैमरे के अंदर है, या जब तक वो चिप के अंदर है, जब तक वो पेन ड्राइव के अंदर है, जब तक वो मेमोरी के अंदर है, जब तक वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तब तक वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है, हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी वो है। तो उसको हम छू नहीं सकते, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, हम सिर्फ उसको कमांड दे करके देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उस पर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के तौर पे ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब उसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो थोड़ा समझते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में क्या लिखा है? इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर, ये सारे कैटेगरी हैं, यानी कि वो सारे हार्डवेयर, वो सारी मशीनरी, वो सारी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा उसकी तरफ भेजते हैं या उसको कोई कमांड देते हैं, वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर। प्रोसेसिंग डिवाइसेस हार्डवेयर, आफ्टर इनपुट उस डेटा पे हमारे कमांड के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद
प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बाद हमारा आता है नंबर आउटपुट डिवाइस का। जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो प्रोसेस करेगा, नंबर 2 प्रोसेस करेगा, उसके बाद नंबर 3 पे वो जा कर के आउटपुट होगा। तो जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे आउटपुट डिवाइस टाइप के हार्डवेयर हैं, यानी कि वो सारे हार्डवेयर आउटपुट। ये सारे हार्डवेयर के कितनी कैटेगरी, हार्डवेयर की कैटेगरी है, मिला जुला के सारे हार्डवेयर ही हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे हार्डवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस मशीनरी, जो भी छोटी मशीन बड़ी मशीन हो, जो भी मशीनरी है वो सारे क्या हैं, वो सारी डिवाइसेस हैं। अच्छा, इसके बाद डेटा स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर हो गए, वो सारी डिवाइसेस जो परमानेंट मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे भी, लेकिन वो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आएगा। जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी के रूप में काम करता है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो प्रोसेसर के साथ मिल करके काम करता है। ठीक है। और डेटा स्टोरेज, इसके बाद चौथा नंबर आ गया ये डेटा स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर, यानी कि वो सारी डिवाइसेज, वो सारे हार्डवेयर जिनके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं, वो सारे क्या हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर। अब देखिए, ये तो हो गया हार्डवेयर के सारे कैटेगरीज, हार्डवेयर की कंप्लीट कैटेगरीज ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरी सॉफ्टवेयर की है। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर आता है, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ये कुछ हाई लेवल चीज़ है प्रोग्रामिंग। तो असेंबलर क्या है कि जैसे प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो कई सारे मॉड्यूल्स में प्रोग्रामिंग करते हैं। अब उन सारे मॉड्यूल्स को असेंबल करता है वो, मतलब जो भी प्रोग्राम है उसका वो हम टाइप करते हैं, हम कमांड्स टाइप करते हैं, उन सारे कमांड्स को असेंबल करके और उसको कंपाइल करा करके फिर उसके बाद उसको एक प्रोग्राम का रूप देता है। कंपाइलर, जो भी हम कमांड इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी कोडिंग की है उस कोडिंग को चेक करता है ये कंपाइलर, है ना। कंपाइल करता है कि भाई इसमें कोई चीज़ गलत है, सही है, क्या है क्या नहीं, काम करने लायक है या नहीं है। सारे कमांड्स, सारे इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करने का काम करता है। इंटरप्रेटर, अब देखिए इंटरप्रेटर जो है इसको कहते हैं दुभाषिया, यानी कि हमारी भाषा में कंप्यूटर सिस्टम में वो सारे प्रोग्राम जो कि हमारे ज़रिए दिए गए डेटा को या कमांड को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है, उसको समझाता है, और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम से दिए गए कमांड को, कंप्यूटर सिस्टम से दिए गए रिजल्ट को, आउटपुट को या उसके अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचाता है, वो इंटरप्रेटर कहलाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ये सारा सेक्शन होता है, और ये असेंबलर, कंपाइलर, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग की हैं। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है, ये भी अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को देखिए कैटेगराइज आदमी अपने अपने हिसाब से करता है कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें। कुछ जगहों पर ये होता है कि जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में लिख करके प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में चेंज करके उसको प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो कई सारी जगहों पर ये होता है कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी कैटेगरी को रखा जाता है। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें इसको। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लायक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में डालें। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो कंप्यूटर सिस्टम के पर्सनली यूज़ के लिए होता है, पर्सनल उसके अपने यूज़ के लिए होता है, उसको काम करने के लायक बनाने के लिए होता है। तो ये हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर सिस्टम को अपने यूज़ में जो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उसको काम करने के लायक बनने के लिए, उसको रन करने लायक बनने के लिए जो भी सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे काम के जो होते हैं। जैसे हमको मान लिया कि हमको टाइपिंग करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करना है, लेटर टाइप करना है या कोई डिज़ाइन करना है, तो उस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे क्या हैं, ये सारे अपने जो है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स हैं। MS पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है MS पावर पॉइंट को। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं ये हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के। उसके बाद डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है। तो कोरल का भी एक अपना कलेक्शन है पूरा, कोरल ड्रा, कोरल फोटो पेंट,
इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अपने आते हैं कैटेगरी के अंदर। फोटोशॉप के एडोबे फोटोशॉप और एडोबे प्रीमियर प्रो, एडोबे इलस्ट्रेटर, इस तरीके से कई सारे एडोबे के भी आते हैं। तो ये सारे हो गए। अच्छा, एडोबे भी हम कहते हैं, कुछ लोग एडोब भी कहते हैं, तो एडोब का ही एडोबे का ही बात वही सेम है, कोई बात नहीं। तो उसकी अपनी कैटेगरी के आते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन। इसमें सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे हमारे अपने काम के होते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग के होते हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग के होते हैं, कुछ वर्ड प्रोसेसिंग के होते हैं, कुछ डेटा एंट्री के होते हैं, इस तरीके से स्प्रेडशीट के होते हैं कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल के लिए होते हैं, कुछ बैंकिंग के लिए होते हैं, हिसाब किताब करने वाले। टैली जैसे टैली हिसाब किताब करने के लिए होता है ना, अकाउंटेंसी के लिए। कोरल ड्रा हो गया, है ना, ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है कोरल ड्रा। फोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के लिए फ़ोटोशॉप इस्तेमाल होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। यानी अब सिंपली दो लफ्ज़ में अगर हम कहना चाहेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे अपने काम के होते हैं, जो हमारे अपने काम के करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरी कैटेगरी है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीसरी कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को या कंप्यूटर सिस्टम को चलने में जो भी रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एंटीवायरस। अब जो वायरस होता है वो सिस्टम में आने के बाद कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारी खराबियां पैदा कर देता है। जैसे हमारी फाइलों को करप्ट कर देगा, हार्ड डिस्क को करप्ट कर देगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगा। तो क्या होगा कि सिस्टम स्लो हो जाएगा, सिस्टम की स्पीड ख़राब हो जाएगी या सिस्टम काम ही नहीं करेगा, हैंग करेगा और हमारी फाइलें जो है वो करप्ट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। हमारी जो डिस्क ड्राइव्स हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारी डिवाइसेस फॉर्मेट हो जाएंगी या उनमें से जो भी फाइलें हम बना करके फोल्डर्स बना करके रखे हैं वो फाइलें, वो फोल्डर सारे हाइड हो जाएंगे, उनके ऊपर एट्रीब्यूट्स लग जाएंगे। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर आए हुए वायरस उससे लड़ता है, उससे प्रिवेंट करता है सिस्टम को, आगे से वायरस ना आए इसके लिए रुकावट बना रहता है। उसको डिटेक्ट करता है, कोई भी फाइल हमारे सिस्टम में आई उसको डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा, चेक करेगा कि क्या इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं। अगर वायरस होगा तो वार्निंग देगा उसके लिए कि आप क्या इसको रखना चाहते हो या डिलीट करना चाहो। बहुत सारे वायरसेस को वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो ये हो गया एंटीवायरस जो कि हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। ये हो गया एंटीवायरस। डिस्क क्लीनअप। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के दौरान बहुत सारी फाइल्स, फोल्डर्स ऐसे बनते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते। तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्क फुल होती रहती है और धीरे धीरे स्पेस उसका यूटिलाइज होता रहता है, लेकिन वो जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो बिना काम का रहता है। तो सिस्टम बेमतलब का उस पर एफर्ट लगाता है, उस पर प्रोसेसिंग पावर लगाता है और उसको चेक करता है बार बार, वो बीच में हमारे काम के बीच में इंटरप्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आता है सिस्टम के अंदर, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है। इससे क्या होता है कि डिस्क को हम क्लीन करते हैं, जो भी बिना काम की फाइल्स होती हैं, बिना काम के फोल्डर्स होते हैं, टेम्परेरी फाइलें बनती हैं वो सारी, तो डिस्क क्लीनअप से वो क्या होता है, वो सारी हिस्ट्री की फाइलें हैं, तो वो सारी फाइलें जो भी बेकाम की हैं वो सारी सिस्टम के अंदर से क्लीन हो जाती हैं और डिस्क जो है वो उसका स्पेस बच जाता है। फायरवॉल्स ये सर्विसेज होती हैं जो कि इंटरनेट से आने वाली या नेटवर्क से आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो कि जैसे लोग हैक करने की कोशिश करते हैं या बाहर से कोई अलग ट्रैफिक हमारे सिस्टम की तरफ आ रहा है, कोई हमारे सिस्टम तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, हमारे सिस्टम में पहुंचने की कोशिश कर रहा है नेटवर्क के ज़रिए से। तो फायरवॉल क्या करता है, अननोन ट्रैफिक को हमारे सिस्टम तक आने से बचाता है, इसलिए फायरवॉल लगा रहता है। तो फायरवॉल के अंदर सेटिंग रहती है कि हम किस तरीके के सिग्नल्स को, किस तरीके के नेटवर्क को अपने सिस्टम तक आने की इजाज़त देते हैं, हम उनको किन सारे नेटवर्क्स को या किन सिस्टम्स को अलाउ करेंगे कि वो हमारे सिस्टम तक आएँ या हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकें, इसके लिए फायरवॉल होता है। तो ये भी एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डेटा बैकअप। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा हम जो फाइलें बना करके सेव करके रखे हुए हैं वो फाइलें कभी कभी डिलीट हो जाती हैं या हमारी डिस्क फॉर्मेट हो गई, उस तरीके से हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो चला गया। तो इसके लिए
डेटा बैकअप का ऑप्शन होता है, सिस्टम के अंदर भी होता है और इसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। उसमें क्या होता है कि डेटा का हम उसमें रूटीन बैकअप होता है, बहुत सारी सेटिंग होती है उसके अंदर। तो हम अलग से डिस्क लगा करके या उसी सेम डिस्क में या जैसा भी करके या क्लाउड पे, जो जैसे कि जीमेल ड्राइव है, गूगल ड्राइव, ऐसी जगहों पर हम उसका डेटा बैकअप बना करके रखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि कभी हमारा डेटा लॉस हो गया तो उसकी एक कॉपी हमारी या तो हमारे एक्सटर्नल किसी हार्ड डिस्क में किसी अदर मेमोरी के अंदर या इंटरनेट के ऊपर वो डेटा बचा रहता है, जिससे हम उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं। एक और हो गया, जैसे डेटा बैकअप है, ये डेटा तो हम जानबूझ करके कॉपी करते हैं ताकि वो बैकअप बचा रहे हमारा, और बाद में अगर हमारा मेन डेटा रिमूव हो जाए तो हम बैकअप से उसको रिस्टोर करा करके हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर होता है, रिकवरी सॉफ्टवेयर इससे अलग है काम ऐसे ही करता है। लेकिन रिकवरी से क्या होता है, जैसे हमारे डिस्क के अंदर से डेटा फॉर्मेट हो गया, डेटा सारा हमारा लॉस हो गया। इस हालत में क्या करेंगे हम, डेटा हमारा कहाँ से आएगा, किसी ने जानबूझ करके रिमूव कर दिया, अनजाने में रिमूव हो गया, या हमारी डिस्क फॉर्मेट हो गई, या सिस्टम करप्ट हो गया, कुछ हो गया, जो भी हो गया, हमारा डेटा उसके अंदर पड़ा है, हम उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए रिकवरी के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से बहुत सारे, कई सारी कंपनियों के रिकवरी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम अपने डिस्क के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर जो भी डेटा रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है या फॉर्मेट हो गया है, वो डेटा हम रिकवर कर सकते हैं। उनसे हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी सॉफ्टवेयर लगाएंगे, पूरे डिस्क को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो डीपली स्कैन करता है सिस्टम के अंदर, उसके डिस्क के अंदर, और जो भी डेटा हमें नहीं दिख रहा है, जो भी डेटा उसके अंदर कॉपी हुआ है पुराने वक्त पे, जब भी, वो सारा डेटा वो उठा करके लेके आएगा, कैटेगरी वाइज रख देगा, हमको उसमें से छांटना होगा। वो सारा डेटा हम कॉपी कर सकते हैं कि ये काम का डेटा है, लिस्टेड रहेगा सारा, उसमें से जो हमारे काम का रहेगा उसको कॉपी कर लेंगे, वो सारा डेटा हमारा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो ये सारे सिस्टम के ही यूज़ में आते हैं, सिस्टम के अपने यूज़ में आते हैं, लेकिन इससे हमारा कई सारा काम हो जाता है। तो ये हो गए कंप्यूटर के हार्डवेयर, उनके टाइप्स, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और उनके टाइप्स। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आप इन सारी चीज़ों को बार बार देखिए, उनको रिपीट करते रहिए, उनको नोट करिए, और नोट करने के साथ ही साथ इनमें से जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ भी सकते हैं। आप हमको कमेंट करिए, और कमेंट के अंदर आप बताइए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया, हम उनको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। उसका जो भी तरीका होगा हम बता देंगे कि इस तरीके से हम इसको दोबारा से समझा सकते हैं। और हमें तो लगता है कि जो भी हमने बताया है बहुत ही ईजी भाषा में बताया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। बस इतना है कि आप कंटिन्यू इसके साथ लगे रहें, वीडियोस देखते रहें, और उनको साथ ही साथ अपने एक मेन नोटबुक जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर नोट करते रहें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको चाहिए कि वो इसके पहले जो भी सीरियल वाइज कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियोस बनी हैं उनको शुरू से देखें, उनको शुरू से समझें, ताकि जो भी कंप्यूटर कोर्स है वो पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपको बने रहने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।